छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सॉरी कृषि के क्षेत्र में जो है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जो है चिकित्सा में जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, क्या उपयोग है। इसके पहले हमने क्या बताया आपको, कृषि में जो है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं चिकित्सा में या चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग चिकित्सा में क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1, आनुवंशिकीय अभियंत्रित इंसुलिन के निर्माण में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा जो है वैक्सीन उत्पादन, वैक्सीन प्रोडक्शन। तीसरा औषधियों एवं रसायनों के निर्माण में, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। चौथा जो है जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी में। इस प्रकार से जो है छात्रों चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है कि उपयोग को 4 क्षेत्रों में किया गया। प्रथम आनुवंशिकीय अभियंत्रित इंसुलिन के निर्माण में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। दूसरा जो है वैक्सीन उत्पादन, वैक्सीन प्रोडक्शन। तीसरा औषधियों एवं रसायनों का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। चौथा जो है जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। तो अब आइए छात्रों हम चलते हैं जो है आनुवंशिकीय अभियंत्रित जो है इंसुलिन के निर्माण के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग। आइए इंसुलिन की आवश्यकता कहाँ होती है पहले उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य में या हमें जो होता है मधुमेह रोग हो जाता है। क्या होता है, पहले मधुमेह रोग के बारे में जानते हैं। मनुष्य में मधुमेह, डायबिटीज मिलाकर जिसको कहते हैं रोग जो होता है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में गड़बड़ी के कारण होता है। इसमें इंसुलिन जो है हार्मोन का पर्याप्त मात्रा में जो होता है उत्पादन या निर्माण नहीं होता है, जिससे मधुमेह के रोगियों में या हमारे शरीर में ग्लूकोज का उपापचय ठीक ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे अग्नाशय की बीटा से, ध्यान दीजिएगा, हमारे अग्नाशय में जो है 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, पीपी सेल्स और जो है डेल्टा सेल्स। तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से अग्नाशय मिलकर बना होता है, जिसमें इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय की बीटा सेल्स द्वारा जो होता स्रावित होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को रुधिर से ग्लूकोज अवशोषित करने के लिए जो होता प्रेरित करता है, तथा अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है हमारे यकृत में जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। फिर समझिए मधुमेह रोग क्या है। मधुमेह रोग जो होता है मधुमेह रोग में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में या मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण जो होता है वो हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन या निर्माण जो होता पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे मधुमेह के रोगियों में जो है ग्लूकोज का उपापचय ठीक ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण रुधिर में रोगी के रुधिर में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा जो होती बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा या बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को जो मतलब इंसुलिन जो शरीर की कोशिकाओं से जो है कोशिकाओं को रुधिर से ग्लूकोज अवशोषित करने के लिए जो होता प्रेरित करता है, तथा अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि बीटा सेल स्रावित होता है जो बाकी की कोशिकाओं को शरीर रुधिर से इंसुलिन अवशोषित करने में प्रेरित करता है। यहाँ पर जो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है अर्थात उसका उत्पादन नहीं हो पाता है, तो रुधिर से जो होता है ग्लूकोज का अवशोषण कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है, जिसके कारण रुधिर में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति जो है मधुमेह से ग्रसित होता है। आइए मधुमेह के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मधुमेह रोग 2 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं टाइप 1 को आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस, और दूसरे को कहते हैं टाइप 2 जो है NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस। इस प्रकार से मधुमेह 2 प्रकार
प्रकार का होता है, टाइप 1 जिसको आईडीडीएम कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस, और दूसरे को टाइप 2 मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, जिसको एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 मेलाइटस इंसुलिन में क्या होता है, टाइप 1 मेलाइटस, टाइप 1 जो होता है ये मधुमेह या डायबिटीज जो होता है ये बाल्यावस्था में होता है, बच्चों में होता है। इसमें शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है अपने ही गलती के कारण जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिससे इंसुलिन स्रावित नहीं हो पाता है और रोगी को इसमें प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर समझिए, टाइप 1 आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस में, डायबिटीज में, इसमें जो है बाल्यावस्था मतलब टाइप 1 जो डायबिटीज होता है बाल्यावस्था में होता है, अर्थात बच्चों में प्रारंभ से हो जाता है। इसमें शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, जिससे इंसुलिन जो है पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है और रोगी को प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब दूसरा ये टाइप 2 जो है डायबिटीज या एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 डायबिटीज जो होता है या शुगर रोग कहते हैं या मधुमेह रोग जो होता है प्रायः 40 वर्ष की अवस्था में यौन अधिकांशता जो होता है सबसे अधिक मोटे व्यक्तियों में होता है। टाइप 2 जो है मेलाइटस या शुगर जो होता है या मधुमेह जो होता है 40 वर्ष की अवस्था में, और जो होता है आमतौर पर या सबसे अधिक जो होता है मोटे व्यक्तियों में होता है। इसे खान पान नियंत्रण, व्यायाम जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और यह आवश्यक होता है तो इंसुलिन के द्वारा भी जो होता है इसे नियंत्रित किया जाता है। अब आइए हम चलते हैं मानव इंसुलिन के बारे में चर्चा करने। मानव इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन ध्यान दीजिएगा, मानव इंसुलिन में जो है या कह सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन में जो है अल्फा एवं बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव सहित जो है सभी स्तनधारियों में इंसुलिन का संश्लेषण प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें एक अतिरिक्त
अतिरिक्त सी, कैपिटल सी पॉलीपेप्टाइड, कैपिटल सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। श्रृंखला होती है, ध्यान दीजिएगा। इंसुलिन के परिपक्व होने पर जो है, इंसुलिन के परिपक्व होने पर जो है, होने पर सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक ने 1955 में यह स्पष्ट किया कि जो है, यह स्पष्ट किया कि गायों के अग्नाशय से, गायों के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं में क्रमशः 21 एवं 30 अमीनो एसिड के अणु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए उन्हें जो है, इस खोज के लिए, जिसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहले जो था, पहले पशुओं को काट कर जो है, पशुओं को काट कर उनके अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलिन जो है मानव इंसुलिन के समान नहीं था। मानव इंसुलिन के समान नहीं था, जिससे कुछ लोगों में इससे एलर्जी हो जाती थी, कुछ लोगों में इससे जो है एलर्जी हो जाती थी, तथा ये विधि जो है, ये विधि सबसे अधिक
सबसे अधिक खर्चीली, सबसे अधिक खर्चीली थी तथा कम मात्रा में जो है कम मात्रा में इंसुलिन प्राप्त होता था। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया कि मानव इंसुलिन में अल्फा एवं बीटा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। मानव सहित सभी स्तनधारियों में इंसुलिन का संश्लेषण जो होता है प्रो इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें एक अतिरिक्त सी पॉलीपेप्टाइड कैप्टर सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इंसुलिन के परिपक्व होने पर सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समाप्त हो जाती है, जिससे अल्फा एवं बीटा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ही रह जाती हैं। सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक 1955 में यह स्पष्ट किया कि गायों के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन में के अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं में क्रमशः 21 से 30 अमीनो एसिड के अणु होते हैं, जिसके लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले समय में जो है पशुओं को काटकर उनके अग्नाशय से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था, परंतु यह इंसुलिन हमारे या मानव इंसुलिन के समान नहीं था, जिसके कारण कुछ लोगों की इससे एलर्जी हो जाती थी, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और तथा ये विधि जो थी सबसे अधिक खर्चीली थी तथा इससे कम मात्रा में जो है इंसुलिन जो होता था वो प्राप्त होता था, कम मात्रा में इंसुलिन प्राप्त होता था। नेक्स्ट आइए आनुवंशिक अभियंत्रित मानव इंसुलिन का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ genetically engineered human इंसुलिन। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में इस समय जो हम चल रहा है, वर्तमान समय में जो है वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणुओं से मानव इंसुलिन के संश्लेषण की विधि का विकास किया गया है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है अमेरिका की
संस्था ने 1983 में आनुवंशिक अभियंत्रित मानव इंसुलिन का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, मानव इंसुलिन के निर्माण में ध्यान दीजिएगा, इसमें सर्वप्रथम जो है, इसमें सर्वप्रथम ह्यूमन या मानव इंसुलिन की जो है अल्फा एवं बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? और ज्ञात किया जाता है, और फिर यानी फलस्वरूप डीएनए के ज्ञात फलस्वरूप श्रृंखलाओं के डीएनए की ज्ञात न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है, जिससे जीवाणु के जीन में या जीनों में इंसुलिन संश्लेषण की क्षमता का विकास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके पश्चात जो है इन जीवाणुओं के जो है इन जीवाणुओं का उचित माध्यम एवं वातावरण में किण्वन टैंक में संवर्धन यानी कल्चर किया जाता है। संवर्धन के पश्चात क्या होता है? संवर्धन के पश्चात टैंक
टैंक से इंसुलिन की श्रृंखलाओं को अलग कर लिया जाता है, श्रृंखलाओं को अलग कर लिया जाता है और फिर जो है अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं को जोड़कर मानव इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में जो है इंसुलिन के समान एक दूसरा उत्पाद ह्यूमोलॉग का उपयोग किया जाता है, जो सबसे अधिक लाभदायक है। तो ये किस प्रकार से मानव इंसुलिन का संश्लेषण किया जाता है, ये हमने अभी बताया। हमने बताया कि अभी इस समय जो है आनुवंशिक अभियंत्रित जीवाणु से मानव इंसुलिन के संश्लेषण की विधि का विकास किया गया है। इसमें सर्वप्रथम 1983 में अमेरिका की एली लिली नामक कंपनी या संस्था ने जो है आनुवंशिक अभियंत्रित मानव इंसुलिन का संश्लेषण किया। इसमें इंसुलिन के निर्माण के समय सर्वप्रथम ह्यूमन मानव इंसुलिन की अल्फा एवं बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को ज्ञात किया जाता है और फिर इन श्रृंखलाओं के डीएनए के ज्ञात न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है, जिससे जीवाणु के जीन में इंसुलिन संश्लेषण की क्षमता का विकास हो जाता है। फलस्वरूप इन जीवाणुओं का उचित माध्यम एवं वातावरण में किण्वन टैंक में संवर्धन किया जाता है और संवर्धन के पश्चात टैंक से इंसुलिन की श्रृंखलाओं को पृथक कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है और फिर उनमें जो होता है अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं को जोड़कर ह्यूमन इंसुलिन मानव इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में जो होता है, नोट बनाइए, वर्तमान समय में इंसुलिन के समान एक दूसरा उत्पाद ह्यूमोलॉग जिसे कहते हैं का उपयोग किया जाता है, जो इंसुलिन से भी अधिक लाभदायक होता है। क्या है? इंसुलिन से भी अधिक लाभदायक होता है। ये क्या हो गया भाई? छात्रों, अब चलते हैं वैक्सीन उत्पादन। इसके पहले हमने जो है इंसुलिन, अभियंत्रित इंसुलिन के बारे में चर्चा किया था और हम चल रहे हैं वैक्सीन उत्पादन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिए, वैक्सीन या टीका क्या है? टीका या वैक्सीन वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या रोगाणुओं
अथवा उनके उत्पादों से तैयार किया गया वो पदार्थ है जिसे यदि शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो बिना रोग उत्पन्न किए बचावकारी कोशिकाओं के निर्माण या जो है प्रत्यक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है या उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर समझिए, टीका या वैक्सीन वास्तव में मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से तैयार किया गया वो पदार्थ है जिसे यदि शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो बिना रोग उत्पन्न किए बचावकारी कोशिकाओं के निर्माण या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1796 में जो है गावचेचक काउपॉक्स के जो है काउपॉक्स के वैक्सीन का निर्माण किया। इस वजह सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1796 में गावचेचक काउपॉक्स के वैक्सीन का निर्माण किया। ध्यान दें, वैक्सीन का निर्माण कैसे करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी में, इस विधि में जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक द्वारा जो होता है वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में जो है पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के द्वारा जो होता है वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले रोगाणु जैसे किसी को भी लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस वायरस से एंटीजन उत्पन्न करने वाले जीन को पृथक कर लेते हैं और फिर उसे जीवाणु की प्लाज्मिड से जोड़कर पुनर्संयोजित प्लाज्मिड का निर्माण करते हैं और फिर उस पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को ईस्ट कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है और फिर उसके पश्चात इस कोशिकाओं का संवर्धन करके इस कोशिकाओं के क्लोन निकुंजक तैयार किए जाते हैं और फिर इस कोशिकाओं से वायरस के एंटीजन या प्रतिजन को पृथक करके वैक्सीन जो होती तैयार की जाती है। जैव प्रौद्योगिकी में कैसे वैक्सीन का निर्माण किया फिर से समझिए। इसमें जैव प्रौद्योगिकी में जो है वैक्सीन के निर्माण में पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के द्वारा जो होता है वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे पहले रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस वायरस से एंटीजन उत्पन्न करने वाले जीन को अलग कर दिया जाता है और उसे जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़ करके पुनर्संयोजित प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है और फिर उस पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को इस कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश करा करके इस कोशिकाओं को संवर्धन करके इस कोशिकाओं के क्लोनिंग की अनेक प्रतिक्रियाएं जो होती तैयार की जाती हैं और फिर इस कोशिकाओं से वायरस के एंटीजन को प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के जो है वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। इसमें कुछ वैक्सीन जो है जो निर्मित है हमने उनका नाम दिया है, जैसे इसमें नंबर 1 एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन वायरस, इसे जो है हेपेटाइटिस के बचाव में प्रयोग किया जाता है। दूसरा एंटी रेबीज वैक्सीन, इसको जो है जो कुत्ते की काटने की बीमारी जिसको रेबीज कहते हैं या हाइड्रोफोबिया रेबीज के जो है उपचार में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है एंटी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन, ये रोग जो होता है पशुओं में होता है जिसको हम हिंदी में खुरपका का मुंह पका कहते हैं के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा कालरा वैक्सीन, काला मधु हाइड्रा के उपचार में इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। पांचवा मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, चेचक वैक्सीन, इसका उपयोग जो होता है चेचक के बचाव में किया जाता है। नेक्स्ट टाइफाइड वैक्सीन, बार बार आप लोग टाइफाइड का जिसका भी वैक्सीन आता है इसको लगाने से टाइफाइड होता नहीं होता है। नेक्स्ट पोलियो वैक्सीन, जिसको पोलियो ड्रॉप के रूप में लोगों को खिलाया जाता है या वैक्सीन जो होते हैं। इस प्रकार से ये वैक्सीन है एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन, कालरा वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वायरस वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन और यूं जो होता है पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट आइए अब हम चलते हैं, पहले हमने पढ़ा वहाँ पर वैक्सीन उत्पादन, अब हम चलते हैं औषधियों निर्माण में जो है
कैसे जो होता है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के औषधियों जो है रसायनों का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो है पुनर्संयोजित जो है जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्संयोजित अभियांत्रिकी डीएनए तकनीक के द्वारा कुछ जो है ये औषधियों का निर्माण किया गया है और उनका उपयोग कहाँ गया वो सब बताया गया है। जैसे नंबर 1 आइए जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नंबर 1 एट्रियल जो है नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसका ये जो होता है इसका उपयोग किया जाता है ये रुधिर वाहिनियों को फैलाता है एवं अधिक से मूत्र विसर्जन को जो होता है प्रेरित करता है। दूसरा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, यह औषध जो होती है घाव को जल्दी भरती है तथा पेट के अल्सर के उपचार में जो होती है वो सहायक होता है। तीसरा इरिथ्रोपोएटिन, यह जो होता है आवेशक के निर्माण को प्रेरित करके एनीमिया या रक्तअल्पता के उपचार में जो होता है सहायक होता है। चौथा जो है फैक्टर जो है एर्थ जो है यह हीमोफीलिया के उपचार में रुधिर थक्का बनने को जो होता है प्रेरित करता है। आकाश को लगाने से अगर हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता है तो रुधिर का थक्का जो होता बनने लगता है। इसी प्रकार अगला ये फर्टिलिटी हार्मोन जो तीन है FSH ध्यान दें, ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वंध्यता के उपचार में जो होता है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 6 इंटरफेरेंस के बारे में हमने चर्चा किया है कि वायरस की संक्रमित कोशिकाओं से उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, ये वायरस एवं कैंसर कोशिकाओं को जो होता है नष्ट करता है। नेक्स्ट प्रासफागेज, ये जो होता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया के उपचार में जो होता है सहायक होता है। नेक्स्ट रेनिन इनहिबिटर जो होता है ये रुधिर दाब कम करता है अर्थात रुधिर दाब को कम करने के लिए इसे दिया जाता है। नेक्स्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ के रूप में जो होता है इससे स्रावित होता है, इसलिए जो होता है इसका उपयोग पिट्यूटरी बर्नों में ये जो होता है हड्डियों और पेशियों की वृद्धि को विकारक कोई होना है तो अगर इस हार्मोन को दिया जाता है तो उसमें हड्डी एवं पेशियों की वृद्धि को जो होता बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेट, ये हृदय घात के पश्चात हृदय पेशियों के आगे की क्षति अर्थात इससे अधिक हृदय की पेशियों को नुकसान न हो उसको जो होता है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन, ये शिशु जन्म में सहायक होता है। डिलीवरी के समय जो होता है ये जो होता है बच्चा पैदा दिक्कत होती है तो रिलैक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे जो होता है आसानी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन, ये जो होता है इसका उपयोग ऑस्टियोमलेशिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये रक्त को जमने से जो होता है रक्त का पतला होता था रक्त को पतला करता है। लास्ट जो है इंटरल्यूकिन्स, ये जो होते हैं प्रतिरक्षी गड़बड़ी एवं आबुकमय नासूर असर के उपचार में जो होता है सहायक होता है। इस प्रकार जो है ये 14 जो है औषधियों का निर्माण। फिर से नंबर 1 एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाता एवं मूत्र विसर्जन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये घाव को जल्दी भरता तथा पेट के अल्सर के उपचार में सहायक होता है। नेक्स्ट इरिथ्रोपोएटिन, ये आवेशिक के निर्माण को प्रेरित करके रक्तअल्पता के उपचार में सहायक, खास करके जब किसी की किडनी गड़बड़ होती है तो उस समय इसका इंजेक्शन जो होता है अधिक दिया जाता है। चौथा फैक्टर एर्थ, ये हीमोफीलिया के उपचार में रुधिर थक्का बनने को जो होता है प्रेरित करता है। नेक्स्ट फर्टिलिटी हार्मोन, ये हार्मोन जो होते हैं बंधता के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इंटरफेरेंस, ये जो होता है वायरस एवं कैंसर कोशिकाओं को जो होता नष्ट करता है। नेक्स्ट प्रासफागेज, ये लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के उपचार में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इनहिबिटर रेनिन इनहिबिटर, ये रुधिर दाब को जो होता है कम करता है अर्थात रुधिर के दाब को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये पिट्यूटरी बर्नों में हड्डी एवं पेशियों की वृद्धि को जो होता है बढ़ाता है। नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेट, ये हृदय घात या हार्ट अटैक के पश्चात हृदय पेशियों में होने वाले नुकसान को आगे से अधिक नुकसान न हो उसको रोकने के लिए ये कार्य करता है। रिलैक्सिन, ये शिशु जन्म में सहायक होता है। कैल्सिटोनिन, ये ऑस्टियोमलेशिया के उपचार में सहायक होता है। नेक्स्ट टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये रक्त को जमने से रोकता अर्थात रक्त को पतला करता है।
नेक्स्ट इंटरल्यूकिन्स, ये प्रतिरक्षी गड़बड़ी एवं आबूत के उपचार में सहायक होता है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।